तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 104 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता था। तो मेनली आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि पेरिस ओलंपिक 2024 जो हुआ है, ठीक है, 2024 जो हुआ था, इसमें भारत के लिए पहला मेडल कौन जीता था, आपका क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। थोड़ा सा आपको बताया था कि अभी लगातार पेरिस ओलंपिक का कुछ क्वेश्चन लेते रहेंगे, उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे आपका ओलंपिक का बहुत सारा क्वेश्चन बनने लगेगा और रिकॉल तो हो ही जाएगा। तो आते हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले जो पेरिस ओलंपिक हुआ, नाम से ही पता है कि कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन पेरिस में हुआ। ठीक है, पेरिस में। और लगातार पेरिस जो है ओलंपिक का कितनी बार आयोजन कर चुका है, तो ये तीसरी बार कर चुका। पहली बार कब किया था, 1900 ईस्वी में, दूसरी बार 1924 में और तीसरी बार 2024 में। अगर और भी कुछ फैक्ट्स देखें इसमें, तो 1900 ईस्वी में पहली बार ऐसा हुआ था कि ओलंपिक में महिला लोग भाग लेती। सवाल बनता है कि महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लेना कब शुरू किया, 1900 ईस्वी से। और 1900 ईस्वी में ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। दूसरा ये भी याद रखिएगा कि भारत जो है, ठीक है, भारत जो है पहली बार कहाँ की ओलंपिक में भाग लिया था, तो ये भी हो जाएगा आपका पेरिस ओलंपिक और 1900 ईस्वी। ठीक ना, कितने नंबर का संस्करण था, तो ये था आपका 33वें नंबर का संस्करण था। ठीक है, 33वें नंबर का संस्करण था, जुलाई से अगस्त के बीच चला था। और अगर देखिए इसके बारे में, तो देखिएगा फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश रहा था, तो यूएसए रहा था, उसके बाद चाइना रहा, फिर आपका जापान रहा, और अपना भारत कितने नंबर पे रहा था, तो अपना भारत रहा 71वें नंबर पर। 71वें नंबर पर। यूएसए ने कितना मेडल जीता था, तो यूएसए ने आपका 40, 44 प्लस 42, इट मीन्स की टोटल कितना मेडल होगा, 126। चाइना के बारे में आए तो इसने कितना मेडल जीता था, तो 40, 27 और आपका 24। जापान ने कितना मेडल जीता, 20, 12, 13। और भारत ने कितना मेडल जीता, तो 015। इट मीन्स कि भारत ने एक भी गोल्ड प्राप्त नहीं किया, 1 सिल्वर जीता और 5 आपका ब्रॉन्ज जीता। चलिए देखते हैं कि भारत जो है पहला मेडल कौन सा जीता था। सवाल तो ये क्या ना आपसे कि पहला मेडल जो था ये भारत की मनु भाकर की अध्यक्षता में, मतलब मनु भाकर के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा जीता गया। कौन सा मेडल जीता गया, ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। मनु भाकर है कहाँ की, तो ये है आपके हरियाणा राज्य की। ठीक है, हरियाणा राज्य की। और किस खेल से संबंधित है, तो ये आपकी एक शूटर है। ठीक है, ये आपकी शूटर है। दूसरा मेडल भी जो है ये भी किसने जीता था, तो ये भी आपका मनु भाकर नहीं जीत रहा था। ठीक है, दूसरा मेडल भी जो था ये भी कौन जीता, तो ये भी आपका मनु भाकर जीता। और किसके साथ जीता था, तो सरबजोत सिंह के साथ। ठीक है, एक व्यक्ति थे इनके साथ, सरबजोत सिंह के साथ। सरबजोत सिंह भी कहाँ के हैं, तो ये भी हरियाणा के हैं। और मिक्स टीम में इन्होंने कौन सा मेडल जीता, तो यहाँ भी ब्रॉन्ज। मतलब आप कह सकते हो कि पहला मेडल भी किसके द्वारा लाया गया, मनु भाकर के द्वारा। दूसरा मेडल भी किसके द्वारा लाया गया, मनु भाकर। दोनों मेडल कौन सा था, दोनों मेडल जो था ये आपका कौन सा मेडल था, तो ये था आपका ब्रॉन्ज। तीसरा में देखते हैं, तो तीसरा में देखिएगा कौन लाया था, तो एक स्वप्निल कुशाली नाम के एक व्यक्ति, स्वप्निल कुशाली। ये कहाँ के हैं, तो ये है आपके महाराष्ट्र के। और ये भी किस खेल से संबंधित है, शूटर है। और कौन सा मेडल लाए थे ये भी, तो ये भी आपका ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए। चौथा मेडल कौन जीता, तो चौथा मेडल जीता था आपका पुरुष हॉकी टीम। और पुरुष हॉकी टीम ने भी कौन सा मेडल जीता, तो ये भी आपका ब्रॉन्ज मेडल ही जीता। ठीक ना, ब्रॉन्ज। और अगर बात करें पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट मेडल, तो पांचवा मेडल जो था ये कौन सा था, देखिएगा ये नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया, तो इनके द्वारा जीता गया था सिल्वर मेडल। ठीक है, और कौन से प्ले में जीता गया था, तो आपका जैवलिन थ्रो में जीता गया था। 89.45 मीटर की दूरी पर भाला इन्होंने फेंका था। और अगर पांचवा में आते हैं, तो पांचवा में कौन था, अमन शेख रावत। और ये आपकी कौन सी मेडल लेकर के आए, ये फिर से ब्रॉन्ज लेकर के आए। और ये कहाँ के, तो ये भी आपके, ये आपने देखिएगा है क्या, अगर आपसे सवाल करता है कि किस प्ले से संबंधित है, किस गेम से संबंधित है, तो अमन शेख रावत जो है ये आपके क्या है, रेसलर है। ठीक है, अमन शेख रावत जो है ये कौन से गेम से संबंधित है, तो ये हो जाएंगे रेसलर। ठीक है, और आपको पता होगा एक विनेश फोगाट जो कि महिला रेसलर ही थी, और थोड़े से के लिए चूक से वो मतलब उनका छूट गया, नहीं तो फिर वो भी एक और मेडल अपने भारत में बढ़ता। यहाँ पर ऐसा क्या हो जाएगा, मनु भाकर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। अगर बात करें कि पेरिस ओलंपिक 2024 जो था इसका शुभांकर क्या था, तो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो शुभांकर था
ये क्या था, कल भी हम लोग देखे थे, बताओ क्या होगा, शुभंकर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैस्कट भी कहते हैं। ये क्या था, तो ये था आपका फ्रीजियन टोपी, फ्रीजियन टोपी, ठीक है, फ्रीजियन टोपी। और अगर देखिए तो देखें यहाँ पे कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो ओलंपिक समिति होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जिसको इंग्लिश में आप, चलिए इसका पूरा नाम लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना कब की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है ल्यूसाने, और ल्यूसाने कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक, थॉमस बॉक। ये कहाँ के हैं, तो ये हैं जर्मनी के। अब ये तो हो गया आपका इंटरनेशनल लेवल का। आपसे सवाल करेगा कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय, भारत में ओलंपिक को कौन रेगुलेट करता है, तो इसके लिए हो जाएगा भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ। जैसे आपका वर्ल्ड लेवल पे क्या हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, वैसे ही आपका भारत लेवल पे क्या हो जाएगा, भारतीय ओलंपिक संघ। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में, ठीक है, 1927 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। और इसकी जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो एक महिला है, और इनका नाम क्या है, पीटी उषा, जिनको उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया था, पिछले 2 वीडियो में शायद मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। 1927 लिखो से याद आएगा। जैसे कल की वीडियो में हम लोग उठाए थे आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का स्थापना जो है 15 जून 1909 को हुआ था। पता नहीं वीडियो देखे नहीं, कुछ बच्चे कमेंट किए हुए थे उसी से देखे, आई थिंक 1905 हम लिख दिए थे, तो याद रखिएगा कि आईसीसी का स्थापना 1909 में हुआ था। एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था, और आई थिंक 2 वीडियो में वो मिस्टेक हो गया, उसको भी देख लीजिएगा। जैसे जननायक के रूप में, जननायक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है कर्पूरी ठाकुर को, और वो हम उनको बता दिए थे जयप्रकाश नारायण को। तो वो भी याद रखिएगा कि जो जननायक है, जननायक, ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को, कर्पूरी ठाकुर को, जो हमारे बिहार के रहे थे, और इनको रिसेंट में क्या मिला है, भारत रत्न मिला। वही अगर आपसे बात करते हैं कि लोकनायक कौन थे, तो लोकनायक जो था ये जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। थोड़ा सा टंग स्लिप हुआ था, उसी में गलती हो गई थी, जयप्रकाश नारायण। और एक बहुत पहले की वीडियो में एक और टंग स्लिप हुआ था, वहाँ पे आप देखे होंगे कि 2 नाम आ गए थे। शुरुआत में तो हम सही बताए थे, स्वामी विवेकानंद, 12 जनवरी को उनका जयंती मनाया जाता है, और बाद में दोबारा से लगता है स्वामी दयानंद सरस्वती बोल दिए थे। तो उसको भी याद रखिएगा कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जयंती मनाया जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का नहीं, गलती से हो गया था, मिस्टेक हो गया था, ठीक ना। चलो वहाँ पे आप करेक्शन कर लेना। यहाँ पे आएगा तो ये हो गया आपका भारतीय ओलंपिक संघ का, और ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मनु भाकर, मनु भाकर, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, बिहार के एक शहर का नाम बता रहा है आपको, डालमिया नगर का। याद कर देखते हैं डालमिया नगर के बारे में। ये कहाँ है, ये पड़ता है बिहार का एक जिला रोहतास, ठीक है, ये आपका रोहतास में पड़ता है, ठीक ना। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपका सीमेंट के लिए। सीमेंट जो होता है ये किससे बना होता है, तो ये चूना पत्थर से बना होता है। और चूना पत्थर किस प्रकार का एक चट्टान होता है, तो ये एक प्रकार का अवसादी चट्टान होता है, ठीक। चट्टान के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, और एक होता है रूपांतरित, उसी को कायात्मक चट्टान भी कहा जाता है। तो चूना पत्थर एक प्रकार का अवसादी चट्टान है, और चूना पत्थर से ही क्या बनता है, तो चूना पत्थर से ही आपका सीमेंट बनता है, ठीक है। और आपसे सवाल कर रहा है कि बिहार का कौन सा शहर है जो सीमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा आपका डालमिया नगर। और ये है किस जिले में, तो ये है आपका रोहतास में। अगर रोहतास की बात करें तो रोहतास जो है बिहार का सबसे शिक्षित शहर है, ठीक है, सही देखे थोड़ा देखे ना। बिहार का सबसे शिक्षित जिला कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रोहतास। मतलब आप कह लो कि मेल कह लो या फीमेल कह लो, इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षित बिहार के किस जिले में मिल जाएंगे आपको, तो रोहतास में मिल जाएंगे। और ऐसे सुनना, ध्यान से कंफ्यूज ना होगा। अगर आपसे पूछेगा ना कि बिहार के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, पुरुष साक्षरता दर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका रोहतास। लेकिन आपसे पूछेगा कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका मुंगेर। फिर से सुन लेना, ऑल ओवर बिहार में पूछेगा कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तब हो जाएगा रोहतास। पुरुष में पूछेगा तो भी रोहतास हो जाएगा, और महिला में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा, ठीक ना। चलो आगे आते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया रोहतास का एक शहर है। अगर बात करें चमड़ा, चलिए यहाँ से आते हैं कर्नाटका। अगर आपसे सवाल करता है कि रेशम के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक, रेशम का कर्नाटक।
जूट में आइएगा, जूट में बिहार भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। और अगर चमड़ा के बारे में पूछता है तो चमड़ा में अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, जिसको याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखना 3 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं। सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन भारत के वाइस प्रेसिडेंट कभी नहीं रहे थे। आप याद रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो उनका ऐसे काम क्या होता है, तो राज्यसभा जो हमारे संसद का ऊपरी सदन होता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति। और उनको जो सैलरी होता है ना, वो उपराष्ट्रपति के रूप में न मिल करके किसके रूप में मिलता है, तो राज्यसभा के सभापति, इट मीन्स कि राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उनको सैलरी मिलता है। चलो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं, इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देख रहे हो तो ध्यान से देखना, ऑप्शन में आपको जो भी चारों नाम मिल जाएंगे, ये चारों व्यक्ति कभी न कभी भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भारत का वह, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत का वह राष्ट्रपति कौन था जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहा था। ठीक है, सवाल आपसे यही कर रहा है। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप एग्जाम्पल देखो, आप ऑप्शन देखो, क्या आपको लग रहा है कि सारे व्यक्ति कभी न कभी राष्ट्रपति रहे हैं। चलो आगे देखते हैं कि कब कब कौन कौन रहे। सबसे पहले आ जाओ, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो भारत के पहले आ जाओ, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन बने थे, तो ये कौन बने थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे जाकिर हुसैन। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तो ये हो जाएंगे वी.वी. गिरी। और भारत के पांचवें राष्ट्रपति कौन थे, तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद। तो यहाँ पे तो पहले ये याद रखिएगा कि आपको ये पता चल गया कि राष्ट्रपति का क्रम क्या क्या था। 5 तक तो आपको पता चल गया ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, फिर वी.वी. गिरी, उसके बाद कौन हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इनमें से सारे व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बने, जिसको देखते हैं। आपके भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे ये कौन रहे थे, तो ये रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। कंफ्यूज नहीं होना, ये राष्ट्रपति के बारे में लिख रहे हैं, ये उपराष्ट्रपति के बारे में लिख रहे हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे थे। वहीं जाकिर हुसैन के बारे में देखें तो ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, और वी.वी. गिरी के बारे में देखें तो ये भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति रहे थे। और अगर बात करें फखरुद्दीन अली अहमद साहब के बारे में, तो ये भारत के कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं। इट मीन्स कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाले हैं। अगर आपसे सवाल करता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति रहा है हमारे भारत में जो राष्ट्रपति भी बना, उपराष्ट्रपति भी बना और CJI भी बना था, कौन था वो बता चुके हैं आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इनहिदाई दुर्गा। ठीक है, चलो एक चीज और बताओ कि अभी उपराष्ट्रपति कौन है, तो अभी कौन हो जाएंगे, अभी जगदीप धनखड़ साहब। जगदीप धनखड़। चलो आगे निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है, नहीं पूछ रहा है। सबसे पहले तो आगे कि ये जो आपका यमुना नदी है ये किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। चलो सवाल करना यमुना नदी के किनारे नहीं बसा शहर, तो अगर हम लोग देखें दिल्ली हो गया, आगरा होगा। चलो आगे आते, दिल्ली हो गया, फिर आपका आगरा हो गया, आपका मथुरा हो गया। ये तीनों का तीनों जो शहर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बसा हुआ है आपका यमुना नदी के किनारे। जबकि अयोध्या के बारे में आए तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें तो मथुरा हो जाएगा, मथुरा, प्रयागराज, कौशाम्बी, वृंदावन, आगरा, और देखते हैं ऑप्शन दिल्ली। ये सारे जो शहर है ना, ये सारे के सारे शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो ये हो जाएगा यमुना। जबकि अयोध्या के बारे में आप याद रखोगे कि अयोध्या शहर जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और अयोध्या में एक मंदिर बनाने में जो बहुत प्रसिद्ध रहा था किसका, तो रामलला का। और कब बना था ये मंदिर, ये बना था आपका 22 जनवरी 2024 को, है ना, 22 जनवरी 2024 को। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
देखना, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि बताओ बिहार में इनमें से कौन सी नदी नहीं बहती है। तो सबसे पहले तो आ जाना कि एक ऐसी नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है और वो बिहार को ना 2 भाग में डिवाइड करती है, ठीक ना। अगर आप मान लेते हो कि ये अपना बिहार है, ठीक है, बिहार ये अपना मान लीजिए ये अपना बिहार है, तो एक नदी बहती है और ये कौन सी नदी है, तो ये नदी है गंगा। और ये क्या करती है, अपने बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के कॉन्सेप्ट में बांटती है। चलो देखते हैं गंगा नदी के बारे में। अगर बात करें कि गंगा नदी की भारत में टोटल लंबाई कितनी है, लगभग में लेकर के चलोगे 2525 किलोमीटर, क्योंकि लंबाई क्या होती है, बढ़ते रहती है 2525 किलोमीटर। अपने बिहार में गंगा नदी कहाँ से एंट्री करती है, बीपीएससी में बहुत बार पूछा है, कहाँ से एंट्री करती है, तो ये हो जाएगा बक्सर जिले के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है चौसा, ठीक है, चौसा नामक गांव से गंगा नदी जो है बिहार में एंट्री करती है। बिहार में ऐसे कितने जिले हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो ये हो जाएगा आपका 12 जिला। बिहार में गंगा नदी कितनी दूरी कवर करती है, ठीक है, कितनी दूरी कवर करती है, ये बिहार पुलिस ने पूछा हुआ है रिसेंट वाले एग्जाम में, 445 किलोमीटर। और बिहार के भी किस शहर में सबसे ज़्यादा दूर तक बहती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना पटना। और पटना में कितना दूरी कवर करती है, तो ये हो जाएगा आपका 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर, ठीक ना। तो पहले तो ये फैक्ट हो गया। दूसरा आपका सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सी बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है, तो अगर देखिए फल्गु, चलो और भी कुछ देखते हैं, देखो गंगा, ये आपकी गंगा है, तो गंगा की बहुत सारी सहायक नदी जैसे कोसी हो गया, फल्गु हो गया, ठीक है, फल्गु हो गया, बागमती हुआ, बागमती, पुनपुन, और इन सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको ऊपर लिखना चाहिए था, अच्छा लिखा हुआ है कोशी। ये सारे जो है ना, यमुना का भी देखते थे ना, यमुना, ये सारे के सारे नदी जो है ना ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक ना। चलो आगे आते हैं, यहाँ पे बोल कह रहा है कि बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है, तो फल्गु देखिए, बागमती देखिए, पुनपुन देखिए, ये सारा का सारा गंगा का सहायक नदी है और गंगा एक अच्छा खासा दूरी कवर कर रहा है बिहार में, तो ये सारा का सारा कवर करता ही है, कोई बाईं ओर से मिलता है, कोई दाईं ओर से मिलता है। अपना आंसर क्या हो जाएगा, गोमती। और गोमती जो है ये किस स्टेट में बहती है, तो ये स्टेट में क्या हो जाएगा, यूपी, ठीक है, किस स्टेट में बहती है, ये हो जाएगा आपका यूपी, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। चलो आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। देखो मैप के अकॉर्डिंग बनाने वाला क्वेश्चन है, कल हम लोग इससे देखे भी थे कि बिहार जो है अपना बिहार जो आपका कब अलग हुआ था, तो 1912 में बंगाल से अलग हुआ, 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ, 2000 ईस्वी में बिहार का एक बहुत अच्छा पार्ट और जिसको कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार, जहाँ पे झारखंड स्थित है, तो वो सारा अपने बिहार से अलग हो गया। यहाँ पे जो सवाल पूछा ना, यहाँ पे आपका एरिया पूछ रहा है, बाउंड्री पूछ रहा है कि बिहार का पश्चिमी सीमा पर स्थित है ना। और अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, कल हम लोग ये सब पढ़े ना। अगर आपसे सवाल करते हैं कि बिहार का जो दक्षिणी रीजन है ये किससे टच होता है, तो झारखंड से, है ना। अगर उत्तरी पूछता है तो ये क्या हो जाएगा, नेपाल से। पूर्वी सवाल करते हैं तो पश्चिम बंगाल से। और आपको याद होगा कि 3 जिला के बारे में आपको बताया गया था जो वेस्ट बंगाल से क्या करता है, तो बॉर्डर शेयर करता है। और आपका पश्चिमी की ओर से पूछ रहा है ना, पश्चिम मतलब इधर साइड से, है ना, इधर क्या होता है, पश्चिम, पूर्वी, उत्तर और आपका दक्षिण। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। और ये भी सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे लिया गया। इस मैप के अकॉर्डिंग कभी हम लोग देखे थे ना कि आपका जो यूपी से हो जाएगा कितना जिला बॉर्डर शेयर करता है, 8, ठीक ना। यूपी से कितना जिला शेयर करता है अपना बिहार, तो ये हो जाएगा आपका 8, देख सकते हो आप। और ये देखो अपना पटना, ये जो है ये हो गया आपका अपना पटना, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। और आप देखो कि गंगा नदी इधर बीच से निकलती हुई है और जो अपना पटना है ना वो भी आपका दक्षिणी बिहार के साइड में आ रहा है, ठीक है। झारखंड से कितना बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका झारखंड से कितना जिला शेयर हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 8। यूपी से भी सवाल करता है तो ये भी 8 हो जाएगा। जबकि नेपाल से हम लोग देखे थे कि नेपाल से बिहार के कितने जिले सटते हैं, तो ये हो जाएगा 7। और वेस्ट बंगाल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 3 है, तो आपको याद रखना चाहिए, कौन, किशनगंज, पूर्णिया और आपका क्या हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा, ठीक ना। बाकी कल इसके बारे में देखे थे, आगे नेक्स्ट में देखिएगा किस राजपूत के, ऐसे यहाँ पे किस राजपूत शासक लिखना चाहिए, किस राजपूत शासक के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि अकबर के पिताजी का क्या नाम था, हुमायूं, और उन्होंने बहुत ही उतार चढ़ाव वाला जीवन किया।
सेम चीज़ बाबर के साथ भी रहा था। बाबर भी अपने नेटिव लैंड में मतलब अफगान वाले रीजन में, तुर्क वाले रीजन में थोड़ा भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा था और भारत की अस्थिरता का फ़ायदा उठाते हुए उसने भारत की ओर आया और भारत में मुगल साम्राज्य का नींव डाला। लेकिन उसी के जस्ट उल्टा जो आपका हुमायूं था उसका जीवन बहुत ही खराब चलते रहा। बार बार उसको शेरशाह सूरी के साथ संघर्ष करना पड़ा और हर बार मात खाते हुए उसकी ज़िंदगी खराब हो गई थी। और उसी दरमियान आपका अकबर का भी जन्म हुआ था और अकबर का जन्म जो हुआ था ना वो एक राजपूत शासक के महल में हुआ था जिसने हुमायूं को पनाह दिया था, हुमायूं को शरण दिया था। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में बना है क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिएगा, राणा सांगा, मालदीव, कुंभा और राणा बिरसा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राणा बिरसा। ठीक है, राणा बिरसा ये कहाँ के थे? तो ये पाकिस्तान में रहते थे, पाकिस्तान के अमरकोट में, पाकिस्तान के अमरकोट में इनका महल था। इनका तो राणा बिरसा का, जहाँ हुमायूं को और उनकी पत्नी को शरण दिया गया था और उसी के बाद अकबर का जन्म हुआ। कब हुआ था अकबर का जन्म? तो अकबर का जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को, 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। और अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। ये हो गया इसके लाइफ का टेन्योर। अगर आपसे सवाल करता है कि इसने शासन कब से कब तक किया था, तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया था। कहा जाता है कि काफ़ी सेकुलर टाइप का इंसान था ये, है ना, मतलब ये धर्म को बराबर प्रभाव में लेकर के चलता था ताकि सारे धर्म मिलजुल करके रहे और इसको शासन करने में भी आसानी हो। जैसे देखो, दास प्रथा कब से चलते आ रहा था पता है आपको? 1206 से भारत में चलते आ रहा था, 1206 से भारत में चलते आ रहा था। उससे पहले आपका और भी जगह चल रहा था। तो 1562 में ये क्या किया था आपका? सबसे पहले जो दास प्रथा को खत्म किया। ठीक ना, उसके बाद फिर देखिएगा अगले ही साल 1563 में ये क्या किया? तीर्थ यात्रा कर को खत्म किया, तीर्थ यात्रा कर को। उसके बाद आएगा 1564 में इसने क्या किया? तो देखो, एक प्रकार का टैक्स चल रहा था जिसको कहा जाता था जजिया कर। ठीक है, जजिया कर किसके द्वारा चलाया गया था भारत में? पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और किसके विरोध में चलता था? गैर मुस्लिम। अगर आप गैर मुस्लिम, इट मीन्स कि आप हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो भी हो, मुस्लिम के अलावा आप कोई भी धर्म के हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको जजिया टैक्स पे करना पड़ेगा। और इस जजिया टैक्स को कौन खत्म किया था? तो अकबर खत्म किया था। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। औरंगजेब इसको दोबारा फिर से शुरू कर दिया था और लास्टली जो है मोहम्मद शाह रंगीला जो कि आपका मुगल शासक था उसी के द्वारा खत्म हुआ। तो ये सब इसके अच्छे कार्य थे। 1571 में एक शहर का स्थापना किया था जिसके बारे में आप जरूर सुने होंगे, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी नामक जो है आपका एक शहर का स्थापना किया था। और कहाँ किया था? तो आपका आगरा में किया था। 1575 में इबादत खाना का स्थापना किया था। अब ये क्या था? तो यहाँ पे ये क्या करता था ना कि धार्मिक वाद विवाद करता था, किसके धर्म में कौन सा रिचुअल अच्छा और कौन सा गंदा है, और जो भी अच्छा रिचुअल होता था ना उसको फॉलो करवाता था सबसे। 1578 में क्या किया कि इस इबादत खाने में सभी धर्म के पुरोहित, मौलवी जो भी कह लो, उनको एंट्री मिल गया था 1578 में इबादत खाना में। एक चीज़ और याद रखिएगा, 1579 में क्या हुआ था? 1579 में इसने मजहर की घोषणा की। अब ये मजहर क्या है? तो ये लंबा कॉन्सेप्ट है, किसी दिन वीडियो में इसको ले लेंगे और फिर एक्सप्लेन कर देंगे। मजहर की एक प्रकार का धर्म था, मतलब समझ लो शॉर्ट में कि सारे धर्म का जो अच्छा गुण था ना, सारे को मिला करके ये क्या किया? एक और धर्म बना लिया और इसी को क्या कहा गया? इसी को कहा गया मजहर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा अकबर के बारे में था कि इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। और जन्म कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1542। वैसे आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब नाम का जो शासक था, ठीक ना, वो काफ़ी कट्टर शासक रहा था। और औरंगजेब के समय क्या हुआ था ना, एक जाट राजा था। ठीक है, एक जाट राजा था जिसका नाम था राजा राम। देखो क्या होता है ना कि आपका किया हुआ कैसे आपको और आपके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। वो चीज़ें आपको सुनो। अकबर जो था धार्मिक रूप से सहिष्णु था, सेकुलर था, ये सारे धर्म का रेस्पेक्ट करता था, सम्मान करता था। लेकिन देखो हुआ क्या कि औरंगजेब के बारे में पता है हम लोगों की कितना धार्मिक रूप से वो कट्टर व्यक्ति था और उसकी कट्टरता से सारे लोग परेशान थे। उसी में से एक जाट समुदाय का राजा था जिसका नाम था राजा राम। ठीक है, जिसका नाम था राजा राम। ये क्या किया? ये औरंगजेब से इतना चिढ़ा हुआ था, उसको और भी टीच करने के लिए वो क्या किया ना कि अकबर का जो कब्र था ना, अकबर का कब्र, सोचो बात कब का हो रहा है, अकबर की कितनी बात हो रहा है औरंगजेब के टाइम का। अकबर की कब्र को खुदवा दिया और अकबर का जो बचा कुचा हड्डी बचा था ना, उस हड्डी को हिंदू रीति रिवाज से जला दिया। क्यों?
क्योंकि औरंगजेब कट्टर था ना, तो उसको भी कट्टरता फील करवाते हुए ऐसा काम किया था। कौन किया था? राजा राम। और शायद ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। चलो आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? देखो बहुत सारी नदी जाती है, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा है। चलो बहुत सारी नदियों में ज़्यादा तो नहीं जाती है, बट 6 इंपॉर्टेंट नदी जाती है। कौन कौन? देखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सिंधु। अब आप देख लो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। देख लो यहाँ पे सतलज दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1। तो आप ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि भारत से कितनी नदियाँ पाकिस्तान में बहती हुई जाती है? 6 नदी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंधु। सिंधु को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ा विवाद हुआ था, और इस विवाद को सुलझाने के लिए सिंधु जल समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1960 में, ठीक ना? इस चीज़ को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखना 9 क्या बोल रहा है, मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? कंटक शोधन, देखो मौर्य काल में 2 प्रकार का न्यायालय था। एक था आपका कंटक शोधन, ठीक है, और एक था आपका धर्म स्थीय। सुन लो, इसको समझ में आ जाएगा। कंटक शोधन जो था ये आपका फौजदारी मामला देखता था। कैसा मामला? तो फौजदारी मामला, ठीक है। और जो आपका धर्म स्थीय था, ये आपका दीवानी मामला देखता था। और शायद आपसे क्वेश्चन के लिए पूछा है, देखते हैं। हाँ देखो ये पूछा है, कंटक शोधन जो था ये किस प्रकार का न्याय करता था? कंटक शोधन जो आपका फौजदारी देखता था, और अगर दीवानी पूछेगा तो धर्म स्थीय। फौजदारी क्या होता है? जिसमें आप किसी का मर्डर कर दिए, किसी के यहाँ डाका डाले, ये सब आपका कंटक शोधन हो गया, मतलब फौजदारी हो गया। और नॉर्मली फैमिली में जो इशू होता है ना, वो सारा किसमें चला जाएगा? वो चला जाएगा आपका दीवानी मामले, ठीक ना? आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? मेंडलीव जो था रसिया का एक वैज्ञानिक था, जिसने आपका मेंडलीव जो था ये रसिया का वैज्ञानिक था। 1869 ईस्वी में इसने जो है पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था, और इसके बारे में बताया हुआ है। आप बताइएगा कमेंट करके कि इसने कितने तत्वों का खोज करके रखा था, ठीक ना? चलिए फिर अपना क्वेश्चन यहाँ पे सेशन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।